हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर पांडे। आज की वीडियो में हम लोग राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे। लगातार एम लक्ष्मीकांत की सीरीज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और उसमें आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका आज का जो टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल। ठीक है ना। मतलब हम लोग आज स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत कुछ करता है, अनअकैडमी आपके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। और देखा जाए तो अनअकैडमी ने तो आप लोगों के लिए लगभग लगभग चीज़ों को निःशुल्क बना दिया है। लेकिन बावजूद इसके आप यदि अपना हित चाहते हैं तो आपको पेड कोर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, मिल तो सब कुछ जाता है अनअकैडमी। अनअकैडमी ऐसे 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 बच्चों के लिए भी सब कुछ उपलब्ध कराता है जो बच्चे पे नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि जब आप विदाउट पे यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप सीक्वेंसली टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, नज़दीक का जो एग्ज़ाम है, जैसे प्रीलिम्स 2021 देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्रैश कोर्स, बड़े बैचेस, बाकी चीज़ें, प्रैक्टिस सेट, बाकी चीज़ें एक एक प्लान्ड वे में अगर आपको चाहिए होगा तो इसके लिए अनअकैडमी पेड कोर्स जैसे स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस है। तो इसके लिए प्लस कोर्स है आपका, और आइकॉनिक है। ये दो सब्सक्रिप्शन है जिसको लेकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अनअकैडमी टॉप एजुकेटर आपको देता है जिनसे जिनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ताले तभी खुलेंगे, इन सारे टॉप एजुकेटर के ताले तभी खुलेंगे जब आप प्लस या आइकॉनिक के साथ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं। अनअकैडमी पे लगभग जो अब लोग मिलते हैं आपको, वो सब लोग एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसका मतलब है कि आप उनके साथ तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी यूपी से रिजल्ट आया, तो अगर सिविल सर्विसेज का रिजल्ट मेरा देखा जाए तो 100+ रिजल्ट अब मेरे पास हो गया है। जो व्यक्तिगत रूप से हमारे छात्र जो आज सफलता प्राप्त कर चुके हैं और आज सिविल सर्विसेज को अपनी सेवाएं, देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर प्लस और आइकॉनिक की हम लोग बात कर लें तो देखिए, प्लस का जो 12 मंथ का जो बैच है वो 49,500 रुपये का है। लेकिन इसमें अनअकैडमी कहती है कि अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं, अमरेंद्र ये मेरा रेफरल कोड है, जैसे ही ये कोड यूज करते हैं तो ये फीस कम होके हो जाती है 44,550 रुपया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,550 में आपको 1 ईयर का कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, जिसके अंतर्गत केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते हैं आप चाहें तो 24 महीने का भी ले सकते हैं, जिसमें 72,000 फीस है। और ये आफ्टर डिस्काउंट रेफरल कोड के बाद एडमिशन लेते समय 64,800 का हो जाएगा। और जितना पैकेज यहाँ पर मिलता है, जितनी आपको एक्सेस मिलती है, जितनी आपको यहाँ पर विकल्प मिलते हैं, उतना शायद ही कहीं आपको कभी विकल्प मिल सकता है। इस बात की तो जिम्मेदारी है, इस बात का दावा है। ऐसे ही अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखिए आइकॉनिक और इसमें अंतर ये है कि आइकॉनिक में कुछ 4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है। पर्सनल फीडबैक मिलने लगता है आइकॉनिक में आपको, स्टडी प्लानर मिल जाता है यहाँ पे आपको, पर्सनल कोच आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग मेंस और पीटी का मिल जाता है। तो ये कुछ 4 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसकी फीस 1 ईयर की 74,500 और 2 ईयर की 1,15,750 रुपया। लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आप देख सकते हैं कि 67,050 रुपये में आपको 67,050 रुपीज़ में आपको 12 मंथ का, और 1,04,175 रुपये में आपके 24 महीने का कोर्स मिल जाता है। तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, बट आइकॉनिक ज़्यादा अच्छा है, ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ढेर सारे बैचेस यूपीएससी के लिए स्टार्ट है। 1 ईयर बैच भी है, 2 ईयर बैच भी है, एनसीईआरटी बैच भी है, एनसीईआरटी बैच भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी करके किसी भी बैच में आप जा सकते हैं। आप बाइलिंगुअल बैच ले सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम बैच ले सकते हैं, आप हिंदी मीडियम बैच लेते हैं। केवल आपको क्या करना है, अपना प्लस या आइकॉनिक पे जाके अपना एडमिशन कराना है। और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो फीस है वो फीस ईएमआई भी हो जाती है। आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है या एचडीएफसी का डेबिट कार्ड यूज करना है, और आप नो कॉस्ट ईएमआई पे जा सकते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट डाल के भी आप कंप्लीटली पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कॉम्बो पैकेज देखें, क्योंकि मैंने कहा वहाँ पे जीएस का पैकेज था ऑप्शनल छोड़ के, तो ऑप्शनल के साथ भी आइकॉनिक अगर ऑप्शनल के साथ चाहते हैं तो 12 मंथ का 88,750 रुपये, 24 महीने का
13,510 रुपये, और यहाँ पे रेफरल कोड यूज करेंगे तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं कि कितनी फीस हो जानी है आपकी। अगर प्लस के साथ जाते हैं, प्लस जीएस का प्लस प्लस ऑप्शनल का प्लस, तो आप देख सकते हैं कि 12 मंथ का 70,000 है। आप 10% डिस्काउंट आफ्टर रेफरल कोड पाएंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 63,000 रुपये में आप जीएस प्लस ऑप्शनल कंप्लीट पैकेज कर सकते हैं। इतना सस्ता पैकेज अगर कहीं आपको मिल जाए, इतनी क्वालिटेटिव और इतने ज़्यादा विकल्पों के साथ। मान लीजिए आपका ऑप्शनल, आपने ज्योग्राफी लिया और किसी कारण बस अब आपको ज्योग्राफी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई, तो यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है आपको। आप इंस्टेंट तत्काल आप दूसरा विषय बदल सकते हैं, और आप चाहे तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, चाहे तो पब्लिक एड पढ़ लें, चाहे तो हिस्ट्री पढ़ लें, हिंदी लिटरेचर पढ़ लें, जो आपका मन करे वो पढ़ लें। अलग से आपको कोई फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अनअकैडमी जितने पैसे में जो चीज़ उपलब्ध कराता है, उतने पैसे में शायद ही कोई प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करा पाए। तो इसलिए आपको डिसीजन में चूकने की ज़रूरत नहीं है, और सीधे सीधे आपको पहुँचना है अपने इस सब्सक्रिप्शन के साथ। और ये सारा सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के ऐप से हो जाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और वहीं से आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। अभी 28 फरवरी को कॉम्बेट होने वाला है। ध्यान रखिए, ये कॉम्बेट पाक्षिक होता है। प्रत्येक 15 दिन पे ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। इसमें ढेर सारे प्राइजेस होते हैं जिसको आप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये जो कॉम्बेट है अनअकैडमी का कॉम्बेट, जो अभी कॉम्बेट होने वाला है वो 28 को होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉम्बेट में अपने को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करते समय आपको, इनरोल करते समय आपको कोड मांगेगा। कोड बस आपको डालना है अमरेंद्र। मेरा रेफरल कोड है अमरेंद्र। आप बस अमरेंद्र टाइप करना है और अपने को रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल। क्योंकि हम लोग क्विक रिवीजन पे आ चुके हैं, इसलिए तेजी के साथ इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यालय, अधिकारी, प्रक्रियाओं आदि की बात की गई है। कुल मिला के ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्टिकल 151 से लेके 167 तक हमारे राज्य की एग्जीक्यूटिव थी, राज्य की कार्यपालिका थी। अब अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक राज्य की विधायिका है। ठीक है ना, हमारे पास राज्य की विधायिका ठीक उसी प्रकार है जैसे केंद्र की विधायिका है। बस थोड़ा सा अंतर है कि हमारे यहाँ जो बड़े राज्य हैं उनके लिए द्विसदनी व्यवस्था की बात की गई है, 2 सदन हैं, और जो छोटे राज्य हैं उनके लिए 1 सदन है। ये वैकल्पिक व्यवस्था हमारे राज्य विधानमंडल के गठन में मिलती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम 2 सदनी व्यवस्था को पढ़ लें तो 1 सदनी व्यवस्था तो ऑलरेडी पढ़ा गया ना हमारा, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। सदन, संसद और राज्य विधानमंडल का स्ट्रक्चर। देखिए, संसद कहते हैं केंद्रीय विधानमंडल को, और विधानमंडल कहते हैं राज्य की संसद को, विधानमंडल कहते हैं राज्य की संसद को। ठीक है ना, जो संसद हमारी है केंद्र की, इसके कुल 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा है देखिए लोकसभा, और तीसरा है हमारा राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रपति तो हमारा मुखिया है ही है, हेड है ही है। इक्वल अगर हम विधानमंडल की बात करें जो राज्यों में होता है, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर राज्यसभा होता है वैसे राज्यों में विधान परिषद होती है, लेजिस्लेचर काउंसिल होती है। जैसे वहाँ पर लोकसभा होता है वैसे राज्यों में विधानसभा होता है, लेजिस्लेचर असेंबली होती है। और जैसे यहाँ राष्ट्रपति होता है ऐसे ही यहाँ पर राज्यपाल होता है। तो ठीक, तो इसे इस तरीके से भी कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि संसद किसे कहते हैं, सर विधानमंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, संसद को केंद्रीय विधानमंडल कह लेंगे, केंद्रीय विधानमंडल कह लेंगे, केंद्रीय विधानमंडल। बात आई समझ में? सेंट्रल का है तो विधान ही तो बनता है यहाँ पर, इसलिए ये केंद्रीय विधानमंडल है। ठीक इसी तरीके से इसे राज्य विधानमंडल कह लेंगे, राज्य विधानमंडल कह देंगे। अब आप कहोगे सर इसे संसद कह रहे हैं, क्या इसको संसद कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसको हम लोग
केंद्रीय संसद कह सकते हैं तो इसको राज्यीय संसद कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस भाव पे जाना है, शब्दों के हेरफेर में नहीं फंसना है। अपर हाउस ऊपर राज्यसभा नीचे विधान परिषद, अपर हाउस लोकसभा ऊपर नीचे विधानसभा, यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल। तो पूरा का पूरा जो खाका है लेजिस्लेचर का वो वैसा ही है, जैसा सेंट्रल में है वैसा ही स्टेट में है। अब थोड़ी सी बातें इसके रूप में देखते हैं। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। अधिकांश राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनी व्यवस्था है, कुछ में द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक ठीक अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनी व्यवस्था है। इसमें से जम्मू कश्मीर हटा दो, अब आप जम्मू कश्मीर हटा दो, ठीक, क्योंकि ये अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ पर विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद का अपने आप क्या हो गया है, अंत हो गया है, अंत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में मैंने कहा कि जो बड़े राज्य हैं उनके लिए प्रस्ताव किया गया है कि वो जो है जो बड़े राज्य हैं उनके लिए प्रस्ताव किया गया है कि वो 2 सदन रखें, जो छोटे राज्य हैं वो 1 सदन रखें। और शुरुआत में बहुत सारे राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था थी, लेकिन बाद में विभिन्न राज्यों ने, पश्चिम बंगाल ने जैसे हो गया, राजस्थान ने हो गया, या हम बात कर ले मध्य प्रदेश ने हो गया, इन लोगों ने बीच में उधर हटा दिया था। फिर बाद में इन लोगों ने कुछ राज्यों ने जोड़ लिया और कुछ ने नहीं जोड़ा है। तो इस तरीके से अभी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थाएं हैं। बाकी जो राज्य बचे हैं हमारे पास 22 राज्य, उसमें 1 सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, कुछ राज्यों में हमारे पास, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है, पांडिचेरी में विधानसभा है और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो 3 ऐसे हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से। आप कहेंगे कि इसे द्विसदनीय व्यवस्थाएं पूरे सभी राज्यों के लिए क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे में राज्यों में बहुत सारे राज्य अत्यधिक छोटे हैं और वो इतने छोटे हैं कि वहाँ दूसरे सदन की आवश्यकता ही नहीं है। और हम लोगों ने अभी आगे हम लोग देख लेंगे कि दूसरा सदन क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो हम लोग इस रूप में देख लेंगे। क्योंकि दूसरे सदन की जो सदस्य संख्या है वो पहले सदन के 1/3 के आसपास होनी चाहिए, और ऐसे में तो कुछ भी नहीं बचता, इसलिए ऐसा किया गया है। 2 सदनों का गठन देख लें, पहले विधानसभा का गठन देख लें। विधानसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन, मैक्सिमम इसे ही लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसे ही सशक्त या मजबूत सदन कहते हैं, मजबूत सदन कहते हैं। एक्चुअल में इसे ही हम लोग विधानमंडल के पर्यायवाची के रूप में भी जानते हैं। विधानसभा, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति जो विधि के अनुसार अक्षम न हो तो वो इसका चुनाव लड़ सकता है, यहाँ पर जा सकता है। इसमें वोटिंग करने वाले जो मतदाता होते हैं, मतदाता वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी व्यक्ति चुनाव करता है। ये सदन प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली, अब यही बातें अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण है इसकी संख्या। जो विधानसभा है, देखिए ये प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जा रहा है। इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 500 निर्धारित की गई है और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई है। 60, इसका अर्थ है कि 60 से कम नहीं होगा, 500 से अधिक नहीं होगा। और सबसे बड़ी विधानसभा आप लोग देख सकते हैं 403 की है, वो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा है। लेकिन उत्तर पूर्व में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है, इसलिए उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या में थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया गया है और ये संख्या 40 तक ले जाई गई है, 30 तक ले जाई गई है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के मामले में ये संख्या 30 तक तय कर दी गई है। 30 तक मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के लिए न्यूनतम संख्या 30 होगी। मिजोरम और नागालैंड के लिए ये क्रमशः 40 और 46 है। मिजोरम के लिए न्यूनतम संख्या 40 है, नागालैंड के लिए 46 है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के लिए 30 है। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ये हम लोग जब पढ़ेंगे अनुसूची 5 और अनुसूची 6 तो वहाँ देखने को मिलेगा। इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनके चुनाव के लिए देखिए एक विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाता है। विधानसभा क्षेत्रों का जो
जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्रों का, वो कहीं न कहीं हर बार परिसीमन जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है और उस परिसीमन के आधार पर उसका क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से उम्मीदवार खड़े होते हैं और वहाँ से उनको वोटिंग मिलती है और वहाँ से जीत कर वो विधानसभा में जाते हैं। जनसंख्या इसका आधार हुआ करता है, लेकिन एक संशोधन करके ऐसा कर दिया गया है कि 2026 तक कोई भी सीटें नहीं बढ़ेंगी। सीटों का कोई भी जो जनसंख्या भले ही बढ़े, सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो जैसे 403 है अगर उत्तर प्रदेश में, तो 403 2026 तक रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो अक्सर 10-10 वर्ष करके बढ़ाया जाता रहा है, तो हो सकता है आगे भी 10-10 वर्ष करके बढ़ा दिया जाए। आरक्षण की बात करें तो जनरली क्या है कि विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के अनुपात पे अनुसूचित जाति और जनजातियों को सीटों का आरक्षण प्राप्त है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की, जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, जिसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, जिसको हम लोग विद्वत सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। इनके निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो निर्वाचक मंडल कहलाता है। निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल जो है वो कई रूपों में बनता है। भारत में लगभग 4 प्रकार का इनका निर्वाचक मंडल होता है और राज्यपाल को सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो 5 सिद्धांत देखने को मिलते हैं इनके चुनाव करने वाले लोगों का। सदस्य संख्या जरूर देख लें। सदस्य संख्या की बात कर लें तो हमने पहले कहा कि यहाँ की अधिकतम सदस्य संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतम सदस्य संख्या की तो बात ही नहीं है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 तय की गई है। अधिकतम सदस्य संख्या का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, जो आपको जाननी है। इनका जो लोग चुनाव करते हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इनका जो निर्वाचन पद्धति है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं। अब ये निर्वाचक मंडल बनाए किससे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे सदस्य जो स्थानीय निकाय से हैं, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, इनके द्वारा कुल सदस्य संख्या का 1/3 इलेक्ट किया जाता है, निर्वाचित किए जाते हैं। तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाता है, स्थानीय निकायों के द्वारा। इसके बाद अगला देख लें, 1/3 वाला पहले देख लें। फिर देखिए, 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो जो विधानसभा होती है उसके सदस्य चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। इसके बाद देखें तो 1/12 सदस्यों को राज्यों में रह रहे स्नातकों द्वारा चुना जाता है। ऐसे स्नातक जो 3 वर्ष से स्नातक हैं, 3 साल से जो ग्रेजुएट हैं, 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। ठीक इसी तरीके से 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनते हैं। ऐसे शिक्षक जो कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हों, और ये कम से कम माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन कर रहे हों, प्राइमरी स्कूलों के नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 1/3 भाग जो है वो पंचायतों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 भाग ग्रेजुएटों के द्वारा और 1/12 भाग ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग। साथ ही साथ बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं उनको 1/6 सदस्य बचते हैं। इन सदस्यों का नामांकन राज्यपाल उन लोगों के बीच से करता है जो साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। तो कुल मिला के आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो विधान परिषद का गठन है वो इस तरीके से होता है, लोग इस तरीके से चुनकर आते हैं। ठीक अगर हम लोग देखें तो 5/6 सदस्य जो है वो निर्वाचक मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। इसकी पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। एकल संक्रमणी मत द्वारा इनका चुनाव होता है। इनका चुनाव वैसे ही होता है जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम। संविधान में एक अनुच्छेद है 169 उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो विधान परिषदें हैं उन विधान परिषदों को अगर हटाने का प्रावधान अपने बहुमत से विधानसभा पास कर दे तो संसद उसे हटा देगी।
अगर बनाने का, सृजन करने का पास कर दे तो संसद उन्हें बना देगी। तो अंतिम अधिकार संसद के ही पास यहाँ पर है। दोनों सदनों के कार्यकाल की बात कर लें तो देखिए, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो केंद्र के लोकसभा के कार्यकाल के जैसा ही चलता है। यहाँ पर 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि 5 वर्ष तक चले, ये इसके पहले भी भंग हो सकती है और आपातकाल लागू है तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। तो इस तरीके से ये इसका कार्यकाल है। विधानसभा का कार्यकाल है। विधान परिषद की कार्यकाल की बात करें तो ये एक स्थायी सदन है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य जो है वो पदमुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। ध्यान रखिए, कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है कि विधान परिषद का कार्यकाल है और उसमें 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 6 महीना दिया होता है, आप 6 वर्ष लगा देते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है, उसमें कोई नहीं भी दिया होगा या स्थायी दिया होगा, तो आपको स्थायी सदन लगाना है। जब सदस्यों का कार्यकाल पूछे तब 6 वर्ष लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्यकाल हम लोगों ने देख लिया। राज्य विधान मंडल की सदस्यता देख लेते हैं। इसके सदस्य कैसे आप बन सकते हैं। तो देखिए, योग्यता है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव कब लड़ पाएंगे, जब आप भारत के नागरिक होंगे। आपको शपथ लेनी होगी, आपको संकल्प लेना होगा निर्वाचन आयोग के समक्ष, भारत के प्रति आपको सच्ची निष्ठा रखेंगे, इस तरीके की शपथ लेना होता है, तभी आप सदस्य रहते हैं। अभी आयु की बात अगर कर ले तो विधानसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है, विधान परिषद के सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा में भी 25 वर्ष है, और राज्यसभा में भी 30 वर्ष है। ठीक, विधानसभा में 25 वर्ष है और विधान परिषद में 30 वर्ष है। ये आप सेंट्रल से इसको जरूर कंपेयर करके पढ़ें, तभी चीजें होती है। निर्भरता, कोई भी सदस्य कब नहीं रह जाएगा। तो देखिए, अगर वो यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर रहता है, मंत्री का पद राज्य लाभ का पद नहीं है, तो वो सदस्य नहीं रह जाएगा। अगर वो विकृत चित्त मतलब पागल है तो ऐसी स्थिति में भी उसे सदस्य रहने की जो परमिशन होगी नहीं होगी। अनुमोदनोचित या दिवालिया है या वो भारत का नागरिक न हो, उसे विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से मिल जाए, तो वो इस पद पर फिर नहीं रह सकता है, सदस्य नहीं रह सकता है। अगला है कि दल बदल के आधार पर भी उसे नियोग किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून किया गया है। अगर कोई भी सदस्य किसी पार्टी से चुनकर आता है और उसी बीच किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है और वो फिर दूसरी पार्टी में जाने के साथ ही फिर वह सदस्य बनने योग्य नहीं रह जाता है। दल बदल कानून का फैसला कौन लेता है। तो देखिए, दल बदल कानून का अंतिम जो फैसला होता है वो सभापति या अध्यक्ष का होता है। आप विधान परिषद में हैं तो सभापति का होगा, विधानसभा में है तो अध्यक्ष का होगा, विधानसभा अध्यक्ष का होगा। शपथ प्रतिज्ञान की बात कर लें तो ये जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, इन्हें राज्यपाल या उसके द्वारा जिससे भी कह दिया जाए शपथ दिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, याद रखने योग्य बात है कि यहाँ पर शपथ दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल का है। शपथ याद करने की जरूरत नहीं है, शपथ क्या लेते हैं। स्थानों के रिक्त होने की बात, कौन से समय पे इनके स्थान रिक्त हो जाएंगे, जब दोहरी सदस्यता की बात होगी। एक व्यक्ति एक ही समय में विधानमंडल के दोनों सदस्य का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब या तो वो विधानसभा का होगा या विधान परिषद का। अगर वो दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो गया तो राज्य विधानमंडल निर्मित विधि जो बताती है उसके अनुसार उसकी एक सीट रिक्त हो जाएगी, वो चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद। अगर कभी वो निरहर अयोग्य हो जाता है तो ऐसे में सीट रिक्त हो जाती है। अगर वो चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है। कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा के मामले में, परिषद के मामले में सभापति को और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है, अपना पद त्याग कर सकता है, तब भी वहां पे रिक्तता हो जाएगी। अगर वो अनुपस्थिति नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, 60 दिन तक अगर कोई भी विधानसभा या विधान परिषद की निरंतर चलने वाली 60 दिन निरंतर मतलब लगातार 60 बैठकों से अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है, अगर वो उचित रीजन नहीं बता पाता है तो।
कुछ अन्य मामले हैं जिसमें उनके पद रिक्त हो जाते हैं। यदि न्यायालय उनके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दे तो उनका पद खाली हो जाता है। यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए तब भी उसका पद खाली हो जाता है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल बना लिया जाए तब भी उसका जो पद है वो खाली हो जाता है। पदाधिकारी देख लें, बहुत जरूरी है कि हम लोग पदाधिकारी भी देख लें। तो विधानमंडल के पीठासीन पदाधिकारियों की बात कर लें हम लोग। तो विधानमंडल में पीठासीन जो पदाधिकारी होते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष और एवं उपाध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अपने में से ही करता है। ठीक इसी तरीके से सभापति और उपसभापति का भी चुनाव विधान परिषद अपने में से करता है। लेकिन अगर सेंट्रल से इसकी तुलना करेंगे तो सेंट्रल में जो राज्यसभा है इक्वल स्टेट में विधान परिषद है, लेकिन सेंट्रल के राज्यसभा में जो सभापति होता है वो एक्स ऑफिसियो पदेन होता है। जो उपराष्ट्रपति है वो वहाँ का सभापति होता है, लेकिन ऐसा कोई पदेन पद जो है सभापति के संबंध में विधान परिषद में नहीं है। विधान परिषद के ये सभी सदस्य चुने जाते हैं। इनके अलावा उपसभा अध्यक्ष के अलावा पैनल होता है दोनों जगह में, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति उपसभापति के न रहने पर सदस्य में पीठासीन होते हैं या अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लें तो विधानसभा अध्यक्ष अपने सदस्यों के बीच से ही देखिए चुनकर आता है। मैक्सिमम बातें मैंने बता दी है। इनका इनका पद जो है विधानसभा कार्यकाल के बराबर होता है, या यूं कह लें कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा के जीवन पर्यंत रहता है, अर्थात नई विधानसभा की पहली बैठक तक अध्यक्ष बना रहता है। अध्यक्ष का पद तब रिक्त होता है जब उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, या उसने उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दिया है, या उसे हटा दिया गया है, या बहुमत से जो सदस्य है वो संकल्प पारित करके उन्हें हटा दिए हैं, तो अध्यक्ष का पद खाली होता है। इनके कार्यवाही अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने की व्यवस्था शिष्टाचार बनाए रखता है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि इस संबंध में उसकी शक्तियां अंतिम होती हैं, ये कार्य हैं। वह प्रक्रिया भारत के संविधान का, सभा के नियम कार्य का संचालन कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को वो आगे बढ़ाता है। समस्त जिम्मेदारी जो होती है सदन की वो उसी की होती है। उसका काम होता है कि अगर सदन का कोरम न पूरा हो तो विधानसभा के बैठकों को स्थगित कर दे या निलंबित कर दे। जब कभी वोटिंग होता है सदन में, विधानमंडल में, तो जो अध्यक्ष होता है वो प्रथम मामले में वोट नहीं देता, जनरली वो वोट नहीं करता है। लेकिन जब मत बराबर हो जाए, मत टाई हो जाए, इस स्थिति में वो निर्णायक वोट देता है। ये काम है विधानसभा अध्यक्ष का। तो काम है कि वो धन विधेयक जो होता है उसको प्रमाणित भी करता है। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष का भी चुनाव अपने बीच से ही होता है। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है, ध्यान रखिए। इसका काम कब शुरू होता है? जब अध्यक्ष काम नहीं कर रहा होता है तब इसका काम शुरू होता है। इसको भी उसी 3 मामले में 3 तरीके से इसके भी पद जो हैं वो 3 तरीकों से खाली होते हैं। इसके भी पद जो हैं वो 3 तरीकों से खाली होते हैं। जैसा अध्यक्ष के संबंध में आप लोगों ने पढ़ा था वैसा इसके भी संबंध में है। ठीक है, तो देखिए कितनी तेजी से हम लोग इसको दोहरा रहे हैं। आपको अगर इस बार एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इसको इस तरीके से मेरे साथ दोहरा सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा कि सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप दोहरा पा रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूजन होता है मैं रुक के बताता चल रहा हूँ। विधानसभा सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन, चलिए इसको आप पढ़ लीजिए, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, जो हमें इंपॉर्टेंट निकालना है, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। विधान परिषद का सभापति की बात करें तो ये भी अपने में से ही चुनकर आते हैं, और ये भी 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। यदि सदस्यता समाप्त हो जाए तो नहीं रहेगा, यदि उसे लिखित त्यागपत्र दे दे, या उसे हटा दिया जाए, बहुमत के द्वारा विधान परिषद उसे हटा देता है, तो पद इसका खाली हो जाता है सभापति का। इसका काम क्या होता है? अच्छा, उपसभापति भी इसके अपने सभापति की तरह ही चुनकर आते हैं, और उसका भी काम तब होता है जब सभापति नहीं रहता है। उपसभापति को भी उसकी सदस्यता समाप्त हो तो हटा दिया जाएगा, सभापति त्यागपत्र दे सकता है, या उसे भी विधान परिषद अपने बहुमत द्वारा हटा सकता है। सत्र की बात कर लें, राज्य विधानमंडल के सत्र की बात कर लें तो राज्य विधानमंडल के सत्र की बात कर लें तो सत्र को आहूत करने का जो कार्य है वो समय समय पर राज्यपाल करता है। वो बैठक का बुलावा भेजता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ही समापन भी करता है। दोनों सत्रों के बाद 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ये राज्यपाल ध्यान रखता है।
राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य बैठना चाहिए। हालांकि भारत में जो सत्र हैं वो 2 नहीं 3 किए जाते हैं, इससे कभी इस सिद्धांत का उल्लंघन हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। स्थगन की बात कर लें तो बैठक को किसी समय विशेष कार्य के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों, हफ्तों का भी हो सकता है। जरूरी नहीं स्थगन थोड़े दिन का, बड़ा भी स्थगन हो सकता है। अनिश्चित काल के स्थगन का मतलब होता है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह को स्थगन का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है, अर्थात अध्यक्ष या सभापति को होता है। सत्रावसान, अभी हमने कहा कि सत्रावसान जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यों और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, सत्र के बीच में राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है। स्थगन में यह रहता है कि किसी भी दिन सत्र शुरू किया जा सकता है, लेकिन सत्रावसान में अब सत्र नहीं शुरू होगा, अब नया सत्र होगा। विघटन को समझ लें आप लोग। विघटन का मतलब होता है, देखिए, विधान परिषद कभी विघटित नहीं होती क्योंकि ये स्थायी सदन है। विघटन होता किसका है? विघटन होता है विधानसभा का। वैसे विधानसभा का विघटन तो अगर कार्यकाल समाप्त हो गया तो 5 वर्ष में हो जाता है स्वतः, लेकिन इसके पहले अगर वो अपना विश्वास खो दे, अगर मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो दे, तो ऐसी स्थिति में बीच में पुनः चुनाव की बात आए तो बीच में भी विघटन हो सकता है। मुख्यमंत्री भी राज्यपाल से कह के विघटन करा सकता है, तो ये विघटन का काम है। कोरम को गणपूर्ति कहते हैं। इसका मतलब होता है न्यूनतम संख्या, और विशेषकर ये संख्या कुल सदस्य संख्या का 10% होती है। तो अगर विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 10% लोग भी अगर सदन में नहीं आते हैं तो पीठासीन अधिकारी का काम है कि वो सदन को पीठासीन अधिकारी का काम है कि वो सदन का कार्य स्थगित कर दे जब तक कोरम पूरा न हो जाए। तो कोरम पूरा होने तक वो उसका इंतजार करता है। ठीक, कोरम पूरा होने के बाद ही वो उसे चलाने का प्रयास करता है या सदन चलाने का प्रयास करता है। विधानमंडल में हम भाषा की बात कर लें तो संविधान विधानमंडल के कामकाज संपन्न करने की कार्यप्रणाली या भाषा उस राज्य के लिए हिंदी, अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है कि वो मातृभाषा में भी सदन में अनुमति है कि वो सदन की कार्यवाहियों में बोल सके। मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार देखें तो देखिए, महाधिवक्ता एक ऐसा सदस्य होता है जो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सदन से संबद्ध समितियों का सदस्य भी बन सकता है। बस ध्यान रखना है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और ये प्रश्न पूछा जाएगा यूपीएससी में। अभी महान न्यायवादी से प्रश्न पूछा गया था पिछले बार, अब महाधिवक्ता से पूछा जा सकता है। दोनों की स्थिति सेम है, एक जैसा है। संविधान के इस उपबंध के 2 कारण हैं क्यों ऐसा किया गया है। एक, मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वो सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है, दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है ना। तो चूंकि मंत्रियों को जवाबदेही होती है, इसलिए मंत्री भले ही किसी सदन के सदस्य नहीं है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया की बात कर लें। ये बहुत जरूरी है कि इसको हम समझें कि किस तरीके से विधि बनता है, विधेयक बनता है। तो तेजी से समझ लें, सेंट्रल और स्टेट के लगभग बराबर होते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन जैसा कॉन्सेप्ट केंद्र में तो होता है लेकिन राज्य में नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। विधेयक का प्रारंभिक सदन की बात करें, एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आ सकता है, वो चाहे विधानसभा में या विधान परिषद में, और एक ही सदन है तो विधानसभा में ही आएगा। ऐसा कोई भी विधेयक मंत्री द्वारा अगर लाया जाएगा तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे, और किसी अन्य सदस्य के द्वारा लाया जाएगा तो उसे निजी विधेयक कहेंगे। किसी भी विधेयक के 3 वाचन या 3 पाठन या 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, या प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। प्रथम पाठन, प्रारंभिक सदन में विधेयक को पारित होने के बाद दूसरे सदन में विचारार्थ पारित करने हेतु भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन इसके मूल रूप से या संशोधित करके इसे पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनी व्यवस्था वाले विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन द्विसदनी में सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए नहीं जाता है। अगर दूसरे सदन में विधेयक है तो होगा क्या,
तो देखिए अगर दूसरे सदन में विधेयक है तो वहां पर भी फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन, थर्ड वाचन से पास करना होता है। अगर वहां से थर्ड वाचन से पास हो गया तो वो उसे राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल कभी कभी कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है, आरक्षित भी रख सकता है, अन्यथा राज्यपाल उस पर निर्णय लेता है। राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है, वीटो कर सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन ध्यान रखिए अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो अब जब विधेयक आता है तो उस पर राज्यपाल फिर दो काम कर सकता है, या तो अनुमति दे या तो फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले, ये काम होता है। ठीक है, ये काम होता है। तो इस तरीके से ये आपका विधि बनाने का काम है। धन विधेयक के बारे में बात कर लें। धन विधेयक जो है वो राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों में नहीं, केवल और केवल विधानसभा में आता है। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, ये केवल विधानसभा में ही आता है। और एक बार और ध्यान रखने की बात है कि ये राज्यपाल के पहले से पूछ कर आता है, राज्यपाल की पुनर्अनुमति से आता है, पुनः प्रायर परमिशन से आता है, पहले से पूछ कर आता है। इस विधेयक भी सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ मंत्री द्वारा ही पुरस्थापित किया जा सकता है। इस विधेयक पर जो दूसरा सदन है वो केवल 14 दिन तक देर कर सकता है, इसके अलावा अन्य कोई अधिकार नहीं होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इस बात को प्रमाणित करने का काम केवल और केवल विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष दो बार प्रमाणित करता है, एक बार जब विधान परिषद भेजा जाता है तब, और एक बार जब राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तब। तो विधानसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक को विधान परिषद के विचारार्थ भेजा जाता है, और ये विधान परिषद के धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं, वो न तो अस्वीकार कर सकती है न ही संशोधन कर सकती है। 14 दिन तक केवल और केवल विलंब कर सकती है। उसका कार्य है कि 14 दिन के अंदर उसे विधेयक को वापस कर दे। ठीक इसी तरीके का वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक भी केवल और केवल विधानसभा में आता है, लेकिन आगे पास होने की प्रक्रिया उसकी साधारण विधेयक के जैसी होती है। ठीक है ना, बस इतना सा था। इसमें विधान परिषद की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर विधान परिषद की स्थिति को तुलना में देखें तो दो केस होता है। कुछ जगहों पर विधान परिषद विधानसभा के बराबर होती है, कुछ जगहों पर बराबर नहीं होती है, ये हमें देखने को मिल सकता है। विधानसभा से समानता देख लेते हैं। साधारण विधेयक को पुरस्थापित और पारित करना। साधारण विधेयक को विधानसभा विधान परिषद दोनों को स्थापित करने की शक्तियां होती हैं, लगभग बराबर, दोनों सदनों में कहीं भी लाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार देख लें तो राज्य विधानमंडल के जो विशेषाधिकार होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार और मुक्तियां में छूट पाई जाती है, उसे हम इस रूप में देख सकते हैं, जिसकी रक्षा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, और विधानसभा जो विधान परिषद का सभापति है वो करता है। विशेषाधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो सदस्यों को प्राप्त होते हैं, और सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार में देखें, सामूहिक विशेषाधिकार में वाद विवादों कार्यवाहियों को प्रकाशित करें, यह अधिकार भी है कि अन्य को प्रकाशन से प्रतिबंधित करे, ये विधानसभा या विधान परिषद कर सकती है। यह अपरिचित को कार्यवाहियों से अपवर्जित कर दे, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक करे, यह अधिकार होता है विशेषाधिकार। जिन चीजों को ये चाहते हैं कि वो प्रकाशित हो उन्हें प्रकाशित होने देंगे, जिस चीज को चाहते हैं प्रकाशित न हो उसे नहीं प्रकाशित होने देंगे, ये इनका विशेषाधिकार है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार में देखें तो सदन चलने के दौरान जो सदस्य होते हैं 40 दिन से पहले या 40 दिन के बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, ये गिरफ्तारी की जो छूट है केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं। आप अगर फौजदारी करते हैं तो गिरफ्तार किए जाएंगे। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है, और उनके द्वारा विधानमंडल के अंतर्गत किए गए कार्यवाही या बोलने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, ना ही उन पर कोई मुकदमा किया जा सकता है। वे इस सदन के अंतर्गत रहते हुए न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा होता है तो उन्हें साक्ष्य देने, गवाही देने आदि मामलों में उन्हें सम्मन नहीं किया जा सकता, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये था पूरा का पूरा आपका राज्य विधानमंडल के विधि निर्माण प्रक्रिया और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का विशेषाधिकार। फिर हम लोग नई वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोगों से। फटाफट इसको करते रहिए, अगर क्विक रिवीजन चाहिए तो मेरे साथ जरूर जुड़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।